हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और साइंस का कन्फ्यूजिंग चैप्टर लेके आए हैं, जहाँ से साइंस का प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना कुछ देरी किए हुए कि प्रश्न किस तरह से कन्फ्यूज़ करते हैं और कैसे बनते हैं। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है कि चालक है, तो बोल रहा कि तापमान बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तापमान चालक के लिए क्या है, तापमान बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जिससे चालकता घट जाती है। अर्धचालक में क्या होगा दोस्तों, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घट जाती है, जिससे चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि चालकता और प्रतिरोधकता के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि प्रतिरोध पे क्या असर पड़ता है। चलिए, यह तार की लंबाई, मोटाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति के और तापमान पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। यह तार की लंबाई पर, मोटाई पर, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है दोस्तों, यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि तार की लंबाई या मोटाई बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलती। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे बढ़ने पर बढ़ता है या घटता है, तो नहीं बढ़ेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। इस तरह का पूछता है कि किसी चीज़ को बढ़ाने पे क्या होगा, घटाने पे क्या होगा। तो गैसों की विलेयता पे देख लेते हैं कि तापमान बढ़ने पर तरल पदार्थों की गैसों की विलेयता घट जाती है। गैसों की विलेयता क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर तरल पदार्थों में गैसों की विलेयता क्या होती है दोस्तों, तो घटती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि तरल की क्षयांतक क्या होता है, मतलब गाढ़ापन। तो तरल की क्षयांतक होता है ताप बढ़ने पर द्रवों की गाढ़ापन या क्षयांतक घट जाती है। तापमान बढ़ाने पर द्रवों की क्षयांतक घट जाती है दोस्तों। फिर है गैसों की क्षयांतक देख लेते हैं। तो ताप बढ़ने पर गैसों की क्षयांतक क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ध्वनि की चाल क्या होगा। माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है और आर्द्रता बढ़ेगा भी तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। तो पृष्ठ तनाव पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि पृष्ठ तनाव, तापमान बढ़ने पर द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों, तो घट जाता है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। यह वह विभाजन है जो शरीर के कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, कायिक कोशिकाओं में होती है, जिससे एक कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं बनती है। क्या होता है, एक कोशिका से दो समान संतति बनती है। यहाँ देखिएगा दो समान संतति बनती है और गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है दोस्तों, समसूत्री में समान रहती है। अर्धसूत्री में देख लेते हैं। अर्धसूत्री में यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होते हैं। जनन कोशिका में होते हैं, जिससे एक गुणसूत्र से चार संतति बनते हैं। वहाँ कितना संतति बनते थे, दो संतति बनते थे, लेकिन यहाँ इसमें चार संतति बनते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है दोस्तों, तो आधी रह जाती है। उसमें समान रहता था समसूत्री में, इसमें आधी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कौन सा है दोस्तों, तो फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता वाले कौन है दोस्तों, तो सीजियम है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाले तत्व कौन है दोस्तों, तो सीजियम है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे होती है दोस्तों, तो क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है दोस्तों, तो हीलियम का होता है। सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है, तो हीलियम का होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि न्यूनतम आयनन विभव किसका होता है, तो सीजियम का होता है। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी में बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो आवृत्त बीजी क्या होता है दोस्तों, इनका बस इतना ही याद रखिएगा। इनके बीज फल के अंदर ढके होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इनके बीज फल के अंदर ढके होते हैं और इनमें प्रजनन के लिए फूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अगर फूल नहीं होगा तो प्रजनन नहीं होगा। इसका उदाहरण जैसे आम, टमाटर जितने पेड़ हैं वो। नेक्स्ट है कि अनावृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी, इनमें बीज फल बाहर खुले या नग्न होते हैं दोस्तों। तो जिम्नोस्पर्म के बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं, और उसके क्या होते हैं दोस्तों, ढके हुए होते हैं। इनके नग्न होते हैं और इनमें फूलों के बजाय शंकु पाए जाते हैं। तो कभी कभी पूछेगा कि फूलों के बजाय शंकु किस में पाया जाता है, तो अनावृत बीजी में। इसका उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीड़ है, साइकस है, सिडार है और देवदार है। चीड़, साइकस, सिडार और देवदार, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए से भी कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, डीएनए के एक पूर्ण घुमाव की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है। डीएनए के एक पूर्ण घुमाव की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि डीएनए की दो लड़ियों के बीच कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये आप लोग को पता होगा। फिर डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया
को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई कहलाती है दोस्तों, तो जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई कहलाती है जीन। और हम लोग जो अपने माता पिता से कुछ भी गुण लेते हैं तो जीन के कारण ही लेते हैं, जीन के कारण लेती है और सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। फिर केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो स्वयं का डीएनए होता है दोस्तों, तो केंद्रक के अलावा अगर डीएनए कहीं पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो लालजी सिंह को कहा जाता है, लालजी सिंह को कहा जाता है। और विश्व स्तर पर किसे कहा जाता है? एलेक्स जेफरीज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर आरएनए को क्या कहा जाता है? तो यूरेसिल कहा जाता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या दोस्तों? तो यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ऊर्जा पिरामिड और संख्या पिरामिड से पूछता है। तो कभी कभी पूछता है कि किसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है दोस्तों, हमेशा सीधा होता है या हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा घास से हिरन और हिरन से घास से हिरन के, हिरन से बाघ के पीछे जाएगा, तो ये हमेशा सीधा होगा। और ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाए में ऊर्जा की कमी होगी दोस्तों, केवल 10% ही पहुंच पाएगा, जो लिंडमैन का नियम के अनुसार कहता है। और फिर बोलता है कि संख्या और जैव भार का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होते हैं। संख्या और जैव भार का पिरामिड उल्टा और सीधा होते हैं। तो उल्टा पिरामिड 2 है, उसको बस याद रखिएगा। उल्टा पिरामिड कौन बनते हैं दोस्तों? तो एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का होना, ये उल्टा पिरामिड है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का होना उल्टा पिरामिड है। और समुद्र में छोटी मछलियों का वजन मछलियों से कम, तो उल्टा जैव भार है। तो उल्टा पिरामिड 2 को याद रखिएगा, पेड़ और समुद्र उल्टा पिरामिड बनाता है। और संख्या या जैव भार पिरामिड दोनों उल्टा या सीधा बनाते हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आर एच विट्टेकर ने 5 प्रकार का अपना जंतु का वर्गीकरण किया था दोस्तों। कब किया था दोस्तों? तो 1969 में किया था। प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है। तो पहला देख लेते हैं कि मोनेरा है, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है दोस्तों। तो सभी कौन सा जीव शामिल है दोस्तों? तो प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव समूह है। ये बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। और मोनेरा का उदाहरण बस याद रखिएगा कि मोनेरा क्या है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि प्रोटिस्टा क्या है दोस्तों। इसमें एक कोश के यूकैरियोटिक जीव पाया जाता है। सिर्फ प्रोकैरियोटिक मोनेरा में ही पाया जाता है, बाकी इसमें एक है यूकैरियोटिक जीव पाया जाता है। इसमें स्पष्ट केंद्रक वाले शामिल होते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा का हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि कवक, ये बहुकोशिकीय होते हैं। कवक क्या होते हैं? ये बहुकोशिकीय होते हैं, मृतोजोपी होते हैं जीव के लिए, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कवक क्या है? बहुकोशिकीय अमृतोपजीवी होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बीपीएससी में यहाँ से 2-3 प्रश्न बार बार बन चुके हैं। फिर है जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उदाहरण क्या है? मशरूम, यीस्ट और पेनिसिलियम। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं कि पादप क्या है दोस्तों। तो इनमें सभी बहुकोशिकीय स्वपोषी पौधे शामिल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, फर्न आदि। नेक्स्ट है कि एनीमिलिया के अंदर इसमें सभी बहुकोशिकीय विषमपोषी जीव शामिल है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो मनुष्य, शेर, मछली और कीड़े मकोड़े पिरामिड का उदाहरण है। कीड़े मकोड़े याद रखिएगा, ये पिरामिड यहाँ से गलती से प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड एनोड से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड का होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रोड में क्या होता है दोस्तों? जहाँ ऑक्सीकरण होता है वह एनोड कहलाता है। जहाँ ऑक्सीकरण होगा वह एनोड कहलाएगा, और जहाँ अपचयन होता है वह कैथोड बनाता है। तो इस तरह का कथन और कारण बनेगा दोस्तों। तो जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहाँ वह एनोड कहलाता है, जहाँ अपचयन होता है वो कैथोड कहलाता है दोस्तों। और देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक में होता है। तो ये देखिएगा कि विद्युत रासायनिक पूछ रहा है या विद्युत अपघटनी सेल बोल रहा है। तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में इसका उल्टा हो जाएगा, एनोड धनात्मक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जाम में देखिएगा कि विद्युत रासायनिक सेल पूछ रहा है या विद्युत अपघटनी सेल पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। सेल के बाहर परिपथ में इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आयनन या आकर्षण क्या होता है दोस्तों। आयनन या आकर्षण, ऋणायन जो बोलते हैं, ऋणायन हमेशा एनोड की तरफ से, धनायन हमेशा कैथोड की तरफ आकर्षित होती है। ऋणायन हमेशा एनोड की तरफ से और धनायन हमेशा कैथोड की तरफ आकर्षित होती है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है दोस्तों। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ता है दोस्तों, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑक्सीकरण में सिर्फ ऑक्सीजन का संयोग होगा, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा दोस्तों, त्याग होगा। और अपचयन में क्या होता है दोस्तों। तो कुछ ऑक्सीकरण का उदाहरण है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीकरण का क्या उदाहरण है। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना और मैग्नीशियम का जलना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण होता है दोस्तों। इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण होता है, ग्रहण करता है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट इसका उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण कॉपर ऑक्साइड और शुद्ध कॉपर प्राप्त करना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं किसी वस्तु द्वारा, यहाँ पे दूरी और विस्थापन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूरी विस्थापन देख लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे रास्ते की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक है तो पूरे रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है, जबकि शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूनतम अगर शब्द आ रहा है तो उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक सर्कल है तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पूरा घूम के जा रहे हैं तो ये दूरी हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ हम जोड़ दिए तो न्यूनतम दूरी है, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन से देख लेते हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य सभी हो सकती है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि दूरी बटे विस्थापन, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था इसलिए लेके आए। दूरी बटे अगर विस्थापन का अनुपात दिया है तो यह हमेशा 1 के बराबर या 1 से अधिक होगा। यह क्या होगा दोस्तों, अगर दूरी बटे विस्थापन का अनुपात दिया तो यह हमेशा 1 के बराबर या 1 से अधिक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर होती है, हमेशा विस्थापन से बड़ी होगा दूरी दोस्तों, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक शॉर्टेज पाथ है, दूरी का है कि पूरा दूरी कवर करेगा। नेक्स्ट है कि विस्थापन बटे दूरी का अनुपात यह हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होती है। विस्थापन बटे दूरी का अनुपात यह हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होगा, लेकिन 1 से अधिक कभी नहीं होगा दोस्तों, 1 से अधिक कभी नहीं होगा। तो और देख लेते हैं, हो सकता है क्योंकि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होती है। नेक्स्ट पे है, देख लेते हैं कि शून्य की स्थिति कब पैदा होगा दोस्तों। तो यदि कोई वस्तु थोड़ा भी चलता है तो दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन यदि वस्तु वापस अपनी शुरुआती जगह पर आ जाए तो विस्थापन शून्य होगा। लेकिन देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, गोल राउंड है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं अपना पोजीशन पे आ गया तो विस्थापन शून्य होगा दोस्तों, विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी क्या होगा, दूरी कवर करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ ही मिनट में जो कि कन्फ्यूज़न टॉपिक है वो आपके सामने लेके आए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।